For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट। सो आज से हम साइंस का सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो हम साइंस 1 फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है ग्रेविटेशन। सो जैसे कि आप यहाँ पीडीएफ में देख रहे होंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 1 ग्रेविटेशन। अगर आपको पीडीएफ में नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड किया हुआ है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन और हम उस ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर ये 7 पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला पॉइंट है ग्रेविटेशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, थर्ड है केपलर्स लॉ, फोर्थ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिफ्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, सिक्स्थ पॉइंट है फ्री फॉल आप 9th में भी पढ़ चुके हो, सेवन एस्केप वेलोसिटी। तो ये 7 जो टॉपिक है ये आपको इन डिटेल पढ़ने हैं। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपके पीडीएफ में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको पीडीएफ में दिखाई नहीं दे रहा है तो कैन यू रिकॉल के अंदर पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मीनिंग होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ आंसर है द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन कॉज डिस्प्लेसमेंट। पहला हमारा कहता है कॉमा तक कि जब आप फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो डिस्प्लेस होती है, यानी एक से दूसरी जगह डायरेक्ट जाती है। अब आप अगर किसी चीज को धक्का मारते हो तो वो ऐसे ऐसे तो नहीं जाएगी, आप अगर प्रेस करोगे तो वो डायरेक्टली दूसरी जगह जाएगी। पिछले साल आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बहुत अच्छे से पढ़े। डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पथ जो हम ट्रैवल करते हैं वो होता है, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक होता है, यानी ए टू बी डायरेक्टली। और अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो ए बी सी डी होता हुआ फिर एंड पॉइंट तक पहुंचता है। तो उसको हम बाद में डिटेल में लेंगे। फिलहाल द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन कॉज डिस्प्लेसमेंट, यानी वो अपनी जगह चेंज करेगा। चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऐसे चीज के ऊपर या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हो जो शेप साइज चेंज करने में कैपेबल है, जैसे कि अगर एक हवा भरा हुआ बलून है, वो ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको एक टेबल पे रख देते हो हवा भर के तो वो अपने आप कोई चेंज नहीं करेगा, बट आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो उसका साइज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई फोर्स में ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप अगर एक रस्सी में पत्थर बांध के उसको घुमा रहे हैं तो ये कंटिन्यू आप मोशन कर रहे हैं, वो एक मोशन में है, और जैसे ही आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, यानी अगर कोई हाथ से घुमा रहा है आप फोर्स लगा के उसका हाथ पकड़ लेते हैं, सो वो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा था वो हो जाएगा स्टॉप। तो यहाँ पर आपका पूरा आंसर होता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन कॉज डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये आपका जो आंसर है मैं इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि किस तरह ये चेंजेस हो सकता है। पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, फिर शेप एंड साइज में चेंज, और फिर उसके मोशन में किस तरह से चेंज होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको डायग्राम से समझा के बताता हूँ कि ये आंसर किस तरह से। तो हमने आंसर में देखा कि इट कैन बी डिस्प्लेड, वो अपनी जगह से हिल सकता है। दूसरा चेंज इन शेप एंड साइज, एंड थर्ड था कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर मैं 3 एग्जाम्पल आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। पहला हमारा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने यहाँ दिया है कि एक लड़का है या कोई पर्सन है जो एक गाड़ी को धक्का लगा रहा है। तो उसने धक्का लगाया, ये गाड़ी यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ पे आके रुक गई। तो पहले पॉइंट से डायरेक्टली वो यहाँ रुकी है, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप साइकिल ढलान पर आप खड़े हो और आपने ऊंचाई से साइकिल को, जैसे आप यहाँ ऊंचाई पर खड़े हो और यहाँ से साइकिल चलाना शुरू करके सीधे आके यहाँ नीचे रुकते हो, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका मोशन है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। आप डायरेक्टली ऊपर से शुरू किए और नीचे रुके तो आपके ऊपर फोर्स इस वक्त जो है वो ग्रेविटी ने लगाया हुआ है। तो ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट यहाँ आप अगर समझ सकते हो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया और वो ऑब्जेक्ट अपनी फाइनल पोजीशन को पहुंचा तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो पहला या तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, अदरवाइज अब यहाँ पर दूसरी तरह का फोर्स है। आप यहाँ एक बलून है, उस बलून को अगर आप प्रेस करते हो
अगर बलून को प्रेस करते हो तो वहां वो अपने जगह से हिलेगा नहीं, वो आपके हाथ में ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शेप और साइज में चेंज होगा। अब यहाँ शेप उसका अलग दिख रहा है, यहाँ आपने उसको दबा दिया तो वो थोड़ा सा चपड़ गया है, यानी कि चेंज इन शेप एंड साइज। यहाँ साइज बड़ा लग रहा है, यहाँ साइज छोटा लग रहा है। आप अगर स्पंज देखो तो स्पंज नॉर्मल पोजीशन में बड़ा रहता है, आप उसको क्रश करके दबा सकते हो, वापस से छोड़ दो तो वापस बड़े फॉर्म में आ जाता है। रबर बैंड होता है, रबर बैंड को आप अगर स्ट्रेच करो, खींचो तो वो फैल जाता है, छोड़ दो तो वापस अपने पोजीशन में। तो फोर्स लगाने पर वो शेप और साइज में चेंज करता है। थर्ड हमारा पॉइंट आया था कि चेंज इन डायरेक्शन, कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में चेंज हो। इस वक्त ये पेंडुलम नॉर्मली अपने पोजीशन में था, आपने उस पेंडुलम को अपनी जगह से डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वो स्विंग करने लगा। ऐसे ही अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है और आप उसके फोर्स के बीच में या उसके मोशन के बीच में आप अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो वो अपना मोशन का डायरेक्शन या मोशन की स्पीड ये चेंज कर सकता है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो था उसके मेन आंसर के जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन शेप एंड साइज एंड चेंज इन डायरेक्शन। तो ये तीन मेन कंपोनेंट है पहले इसके, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, चेंज इन शेप एंड साइज, और तीसरी चीज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आपके पीडीएफ में यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विद। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने आज तक कितने फोर्सेस को अनुभव महसूस किया है, या आपने कभी देखा हो कि हाँ ये फोर्स आपने लगाया है। आप साइंस स्टूडेंट हो, आपने फोर्स पढ़ा हुआ है पिछले साल, तो आपको पता है कि कितने सारे फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर उसका दो कैटेगरी में आंसर है। पहला, द टाइप्स ऑफ फोर्सेस नोन टू मी आर, मतलब मुझे जो फोर्स आज तक पता है वो है मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारे के सारे फोर्स जो है इन डिटेल आप इसके पहले पढ़ चुके हो, मैं एक एक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मस्कुलर फोर्स, जब आप फिजिकली कोई वर्क करते हो, जैसे मसल से किया हुआ वर्क है, तो आप अगर फोर्स लगा रहे हो, ये मस्कुलर फोर्स हो गया। मैकेनिकली, जब आप मशीनों द्वारा या मशीनों से काम लेते, जैसे जेसीबी से काम होता है, मैकेनिकल वर्क हो गया, या आप किसी इंस्ट्रूमेंट से काम करते हो, वो मैकेनिकल हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में, जो हमारा चैप्टर है वो ग्रेविटेशन है, और ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अराउंड, एक दूसरे की तरफ जो फोर्स लगाते हैं उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो इस चैप्टर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स, आप बचपन से ही मैग्नेट के साथ खेलते आए हो, अगर मैग्नेट के सामने नीडल एक डिस्टेंस पे रखी जाए तो वो खुद ही उसको चिपक जाती है, तो वो एक हिडन फोर्स होता है जो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। अगला है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मैं इस पेन से इस वक्त इस बोर्ड के ऊपर इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये पेन इस बोर्ड के साथ फ्रिक्शन कर रहा है, अदरवाइज हम नहीं लिख पाते थे। हम सड़क के ऊपर इसलिए चलते हैं, जब हम सड़क के ऊपर पैर से दबाव डालते हैं और पैर जमीन को पीछे करने की कोशिश करती है, बट जमीन पीछे नहीं होती है, हमारा फोर्स के कारण हम आगे की तरफ मोशन करते हैं, तो वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बट जो मुझे कन्वीनियंट लगा मैंने एक एग्जांपल बताया। अगला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। जब आप बलून या स्केल, बचपन में आपने ये किया होगा, बलून को जब आप सर से रगड़ते हो या दीवार से, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। जैसे आपने बचपन में स्केल को आप सर से रब करते हो और कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ तो वो अट्रैक्ट होते हैं, तो ये जो फोर्स, जो हिडन फोर्स है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड पॉइंट है हमारा, फोर्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज इनटू बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। यानी फोर्स को हम बैलेंस और अनबैलेंस फॉर्म में बता सकते हैं। अब बैलेंस में कैसे, अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हो तो आपके पूरे जो बैठने वाली पोजीशन में आप चेयर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, उतना ही ठीक प्रेशर, अगर ये पेन को मैं चेयर दिखा रहा हूँ तो आप जब इसके ऊपर बैठते हो तो आपके इस सिटिंग पोजीशन में जितना प्रेशर आपने इस पे डाला है उतना ही ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है। अदरवाइज आपका प्रेशर अगर ज्यादा हो तो कुर्सी टूट जाएगी और चारों पैर नीचे फ्लैट हो जाएंगे, यानी कुर्सी टूट जाएगी। बट जितना फोर्स आपने उसके ऊपर अप्लाई किया उतना ही फोर्स कुर्सी नीचे से आप पर अप्लाई करती है, इसका मतलब वो बैलेंस हो जाता है, इसलिए आप कुर्सी पर बैठ पाते हो। अनबैलेंस फोर्स का एक एग्जांपल लेते हैं।
मान के चलिए कि दो लड़के हैं और उन लोगों को मैंने रस्सी खींचने के लिए लगाया, बट एक लड़का 7th स्टैंडर्ड में है और एक 9th स्टैंडर्ड में है। दोनों के क्लासेस में डिफरेंस है। पहला वाला जो ताकतवर है 9th वाला ताकतवर रहेगा और 7th वाला कमजोर रहेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स वो रस्सी पर लगा रहे थे खींचने के लिए, टोटली वो अनबैलेंस है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड वाले लड़के में ज्यादा ताकत होगी और 7th स्टैंडर्ड वाले में कम। तो ये अनबैलेंस फोर्स को आप समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। तो इन सभी के वीडियोस आप अगर सर्च करो तो हर एक टॉपिक के, जैसे मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सबके सेपरेट वीडियोस आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। और ज्यादा समझने के लिए मैं सभी की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फोर्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज इनटू बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो इसका भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया है, बैलेंस कब होगा और अनबैलेंस कब होगा। तो बढ़ते हैं हमारे इस पीडीएफ के अंदर का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमने बहुत सारे फोर्स के टाइप पढ़े, उसमें पूछा गया था कि किन किन फोर्स से आप फैमिलियर हो। आपने बहुत सारे फोर्स बताए, उसमें एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उसी से मिलता एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या समझते हो, क्या होता क्या है। सो आंसर है द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अर्थ। वो फोर्स जो अर्थ अप्लाई करती है किसके ऊपर, टू पुल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इटसेल्फ, उन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वो अपनी तरफ खींचना चाहती है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको एग्जांपल के तौर पर कैसे समझेंगे, चलिए अर्थ के ऊपर हम एक पेड़ लेते हैं, उस पेड़ पर कोई भी फल लगा हुआ है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, यानी ये डायरेक्शन, ये इसके ऊपर गिराता है क्योंकि यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एप्पल का कम पड़ने के कारण वो उसके ऊपर आके गिर जाता है। दूसरा, मून और अर्थ ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अर्थ के अंदर ही नहीं, यूनिवर्स यानी यूनिवर्स के जितने ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। सो यहाँ पर ये एप्पल वाला और मून वाला एग्जांपल मैंने बताया कि किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर भी काम करती है। तो हम इसके बाद टॉपिक शुरू होता है हमारा ग्रेविटेशनल, तो उसको पढ़ते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट, अर्शद कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कुणाल दुगुल। तो इसके पहले हमने साइंस 1 का चैप्टर जो ग्रेविटेशन है वो स्टार्ट कर दिया था। उसके जो 3 क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल के व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विद, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब जिस तरह से आप पीडीएफ में देख रहे हो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन, तो हम उसको लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। सो ग्रेविटेशन चैप्टर में ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर जो है वो ग्रेविटेशन पे बेस है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज वी लर्न द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि हम बहुत पहले से या आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो सर आइजैक न्यूटन ने निकाला था। बट उन्होंने किस तरह से उसको डिस्कवर किया था, वो स्टोरी है। As the story goes, he discovered the force by seeing an apple from a tree on the ground. जैसे कि आप सभी जानते हैं, कहानी प्रचलित है कि उन्होंने ये डिस्कवरी तब की थी जब उन्होंने एक एप्पल को पेड़ से जमीन पर नीचे गिरते हुए देखा। तो नीचे गिरते देखने के बाद उनके मन में बहुत सारे सवाल आए। उनमें से एक है, he wondered why the apple fall vertically downward and not at angle to the vertical. उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जो एप्पल है वो सीधा नीचे ही क्यों गिरा, गिरते समय कुछ एंगल बना के क्यों नहीं गिरा, या अगर गिरा तो वो ऐसा स्विंग होते हुए क्यों नहीं गिरा, वो सीधा नीचे ही क्यों गिरा। तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर जनरेट होने लगे। नेक्स्ट उन्होंने और सोचा कि व्हाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और उन्होंने सोचा कि वो आड़ा जाके क्यों नहीं गिरा या ऐसे उड़ता हुआ क्यों नहीं गिरा। पेड़ से गिरने के बाद हो सकता है कि वो स्पाइरल सांप जैसा होते हुए गिरता था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन उनके मन में आने लगे कि क्यों
कि ये एप्पल जो है वो सीधा ही गिरा। आफ्टर मच थॉट, उन्होंने बहुत सोचा। आफ्टर मच थॉट he come to the conclusion that the earth must be attracting the apple toward itself and this attraction force must be directed toward the center of the earth। और उन्होंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे, यानी वो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि अर्थ का अपना कोई अट्रैक्शन पावर है जिसकी वजह से वो एप्पल को अपनी तरफ खींचती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी रिजल्ट निकाला कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मस्ट बी अर्थ के सेंटर में होगी, यानी पृथ्वी के सेंटर से वो उस एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल डायरेक्शन एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल एंड thus द एप्पल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। उन्होंने आगे और सोचा कि ये वर्टिकली इसलिए गिरा क्योंकि एप्पल से जो सेंटर है वो वर्टिकली होने के कारण इसको जो खिंचाव मिला है वो एकदम सीधा खिंचाव मिला है, आड़ा टेढ़ा नहीं मिला है। अगर वो सीधा नीचे सेंटर, अगर हम अर्थ के सेंटर पर खड़े हैं तो अर्थ के चारों तरफ जो भी डायरेक्शन होगा, तो जो भी डायरेक्शन होगा वो हमसे सीधा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए कि आप एक सर्कल में खड़े हो, सर्कल के सेंटर में खड़े हो और आपसे हर एक पॉइंट के ऊपर, उस सर्कल के हर एक पॉइंट के ऊपर एक लाइन खींची जाए, तो आप जिस भी लाइन की तरफ डायरेक्शन करोगे वो डायरेक्शन रहेगा स्ट्रेट। तो उसी तरह हम उसको अर्थ के ऊपर अप्लाई करते हैं कि जब हम सेंटर के ऊपर देखते हैं और ऊपर एप्पल है तो हर पॉइंट पर आप किसी भी देश में एप्पल लगाओ या किसी भी देश में जो पेड़ होगा वो डायरेक्टली सेंटर से वर्टिकली होगा। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो सेंटर से फोर्स लग रहा है वो हर एक वस्तु पर वर्टिकली कैसा लगता है, स्ट्रेट, कि वो सिर्फ वस्तु को नीचे सीधा खींचता है। तो इस एग्जांपल को हम बोर्ड के ऊपर देखते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं फिगर 1.1, यहाँ पर फिगर, ये जो सारा का सारा फिगर है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, मून, एप्पल, अर्थ ये सब दिखाए हैं। नीचे दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। अर्थ के साथ साथ उन सारी जगहों पर भी अप्लाई होता है जो ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर दायरे में आती है। जैसे अर्थ पर दो ऑब्जेक्ट के बीच के अलावा यूनिवर्स में भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। तो हम फिगर 1.1 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट शो एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। द फोर्स ऑन एन एप्पल on the tree is toward the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of apple to the surface of earth। अब इसका मीनिंग ये है, on the left show, आपके जो फिगर में दिया है एप्पल ट्री ऑन द अर्थ, एक एप्पल ट्री दिखाया गया है, उसके नीचे न्यूटन बैठे हुए हैं और एप्पल गिरते हुए दिखाया गया है। द फोर्स ऑफ एन एप्पल ऑन द ट्री इज टूवर्ड द सेंटर, और जहां पर डाउन एरो का निशान दिया गया है वो है अर्थ का सेंटर, और एप्पल को सीधा नीचे की ओर खींचता हुआ दिखाया गया है। दैट इज अलोंग द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द पोजिशन ऑफ द एप्पल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पर वो परपेंडिकुलर, क्योंकि अर्थ का सेंटर जो है वो एकदम अंदर की तरफ है, तो अगर वो खींचेगा भी तो बीच में सरफेस है वो वहां पर आके गिर जाएगा, क्योंकि सरफेस के अंदर जाने का पावर उस ग्रेविटेशन का नहीं है, वरना वो उसके सेंटर की तरफ खींचता हुआ चले जाता है। तो अर्थ पर अगर पेड़ लगा है या अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो ऑब्जेक्ट को सरफेस तक ही खींच सकता है, सरफेस के अंदर वो नहीं जा पाएगा। आगे, द फिगर ऑल्सो शोज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। द डिस्टेंस इज द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल। साथ ही साथ ये तो अर्थ के ऊपर, यानी अर्थ के ऊपर लगा हुआ पेड़ है और उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन दिखाया है, यानी अर्थ के और एप्पल के बीच में। लेकिन साथ ही साथ यही ग्रेविटेशन जो है वो यूनिवर्स के किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए ऊपर मून दिखाया गया है, उस मून और अर्थ दोनों को यहाँ पर दिखाया गया है कि उनके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है। आगे दिया है द डिस्टेंस इज द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, यानी उन दोनों का, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए मून और अर्थ निकाले गए, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल नहीं है, वो सिर्फ आपको एज ए एग्जाम्पल उस बुक के अंदर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट एज ऑन एप्पल
on the tree at the different height from the surface of the earth, can it also act the object on even greater height, much further away from the earth, like the example moon? तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह से अर्थ के ऊपर जो पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ पर लगे हुए एप्पल के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या अगर हम ऊंचाई बढ़ाते जाए और ऊंचाई बढ़ाते जाए और ऊंचा लेके जाए, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर, या जहां पर प्लेन फ्लाई होते हैं और ऊपर, तो जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी क्या ये ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा? और फिर उन्होंने सोचा कि ऊंचाई बढ़ते बढ़ते अगर हम मून तक पहुंच गए तो क्या वहां पर भी इस तरह का कोई फोर्स अप्लाई होगा? ये सारे के सारे सवाल जो है वो उनके मन में आने लगे। आगे है, कैन इट एक्ट ऑन इवन फर्दर ऑब्जेक्ट लाइक द अदर प्लैनेट एंड द सन? और आगे उन्होंने और सोचा कि क्या ये सिर्फ मून तक ही सीमित है, या फिर सन या उससे भी दूर ऑब्जेक्ट, या उससे भी दूर, या हो सकता है किसी दूसरी गैलेक्सी के अंदर हो, तो क्या ऐसे भी प्लैनेट्स या आपस में जो गैलेक्सीज है उनके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लग सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही अर्थ और मून अपनी रोटेशन, जिस तरह से एक बहुत फेमस जो गेम है महाराष्ट्र में ज्यादा खेला जाता है जिसको हम फुगड़ी खेलते हैं, तो फुगड़ी में कैसे होते हैं कि दो लोग होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है और वो एक दूसरे के फोर्स के कारण एक फिक्स डिस्टेंस पर रोटेट करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ जो है वो हमारे मून और अर्थ के बीच में है कि वो एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर रोटेट हो रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.